नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं टिकोड एग्जाम के इस आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 20 मार्च और आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है? वो है आपका विश्व गौरैया दिवस, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डेज भी हम इसको बोलते हैं इन इंग्लिश। और गौरैया के बारे में मुझे लगता है कि आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। आपके घर और आंगन में कभी जो है गौरैया बहुत ही सुंदर गीतों के साथ चहचहाती हुई जो है नजर आती थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में दरअसल यह लुप्त हो रही है, एक तरीके से विलुप्ति के कगार पर आ गई है और इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। तो आज हम लोग विश्व गौरैया दिवस के बारे में पढ़ेंगे कि दरअसल यह दिवस की शुरुआत इसकी कब हुई थी और गौरैया का दरअसल जो स्थान हमारे जीवन में है, या यूं कहूं मैं कि गौरैया के क्या कुछ फायदे हैं इस पर्यावरण में रहने के, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए और यहां से प्रश्न दरअसल आता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके अलावा आप जानते होंगे कि आरओ की आपकी डेट आ चुकी है, तो और ऐसे में आप लोग तैयारी भी लगातार अच्छे तरीके से करते रहिएगा। चलिए, आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो ये दरअसल गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते होंगे कि 20 मार्च को दरअसल विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दरअसल यह विश्व गौरैया दिवस, यह दिवस याद दिलाने का एक अवसर है कि हमें हमारे छोटे पंख वाले मित्रों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो छोटी सी चिड़िया है जो चहचहाती थी कभी हमारे घर और आंगन में, हमारे छतों पर, ठीक है, गांव में, गांव के छप्पर पर, पेड़ों पर, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो उसकी आवाज जो सुंदर से जैसे कोयल की आवाज होती है, कुछ इसी प्रकार से गौरैया की आवाज होती चहचहाती हुई, लेकिन आज हमारे घर और आंगन में ये दरअसल नहीं दिखाई देती है, जिसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। जिसके पीछे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, तो इसके पीछे पॉल्यूशन है, अर्बनाइजेशन है, बढ़ता हुआ जो ये पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है, उस डिमांड के फलस्वरूप इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो फिर अर्बनाइजेशन हो रहा है, और अर्बनाइजेशन से फिर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, फिर कई प्रकार के पॉल्यूशन अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं और उनसे कहीं ना कहीं जो है निगेटिव इंपैक्ट दरअसल पड़ता है गौरैया के जीवन पर। ठीक है, तो आइए हम लोग और कुछ पॉइंट को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि दरअसल ये जो विश्व गौरैया दिवस होता है, इसकी शुरुआत कब होती है इस दिवस को मनाए जाने की? तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत नेचर फॉर एवर नामक एक पक्षी संरक्षण संगठन, यानी कि जो पक्षियों को, बर्ड्स को जो कंजर्व करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्या नाम है इसका? नेचर फॉर एवर, और वर्ष 2010 में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। हो सकता है इस संगठन का नाम पूछ ले आपसे, या फिर पूछ ले कि दरअसल इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो आप कहेंगे सर 2010 से हुई थी। ठीक है, दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इस दिवस को मनाए जाने के उद्देश्य क्या है, अर्थात इसका मोटो क्या है? मोटो यह है कि हमें गौरैया के जो भी जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है, इस इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए दरअसल इस दिवस को मनाया जाता है। यानी कि गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यानी कि भाई, जिस तरीके से तेजी के साथ इसकी आबादी घट रही है और जिसके प्रमुख कारणों में मनुष्य ही है, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना कि गौरैया की आबादी बढ़ रही है और आप लोग गौरैया को बढ़ाने में, इसकी संख्या को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। ठीक है, तो ये इसका मोटो है ओवरऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक पॉइंट यहां पर और दिए गए हैं। आप जानते होंगे कि वर्ष 2012 में, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो घरेलू गौरैया होती है उसको दरअसल दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया। और उसके बाद जब दिल्ली का राज्य पक्षी, चूंकि आप जानते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है हमारा, कैपिटल ऑफ इंडिया है, और ऐसे में जब दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया, तो ऐसे में ग्लोबल लेवल पर दरअसल गौरैया का ध्यान लोगों पर इसका केंद्रित हुआ और आगे जाकर के जो है चीजें इस पर बहुत तेजी के साथ इस पर जो है आगे बढ़ी। ठीक है, इसके अलावा बेथलहम की एक गुफा से आप जानते हो कि 4 लाख साल पुराने जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें पता चलता है कि घरों में रहने वाले गौरैयों ने प्रारंभिक मनुष्यों के साथ अपना स्थान जो है साझा किया था। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका जो इतिहास है, गौरैया कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब से मनुष्य धरती पर जीवन का उद्भव हुआ, तब से जो है गौरैया और मनुष्य का जो साथ है वो रहा है। ये इन साक्ष्यों से दरअसल प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा गौरैया साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। आप जानते होंगे गौरैया को हिंदी में गौरैया कहते हैं। ठीक है,
तमिल में, दरअसल तमिल भाषा में इसको कुर्वी कहा जाता है और उर्दू में इसको चिड़िया कहा जाता है। क्या कहते हैं? चिड़िया। खासकर बिहार का प्रदेश है, अगर आप उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो इसको चिड़िया ही बोलते हैं। हालांकि चिड़िया हम लोग सामूहिक रूप से कई सारे पक्षियों को बोलते हैं, लेकिन फिलहाल चिड़िया जो शब्द है वो खासकर उर्दू में गौरैया के लिए दरअसल क्या किया गया है, इसको कहा गया है। आप जानते हैं कि पहले दरअसल गौरैया की मात्रा बहुत थी, इनकी संख्या बहुत थी, तो नॉर्मल तौर पर हम इसको चिड़िया बोल देते हैं, चिड़िया। ठीक है, तो हालांकि चिड़िया तो कई सारी होती हैं, लेकिन ओवरऑल इस गौरैया को हम लोग उर्दू में चिड़िया बोलते हैं, जिसको हम लोग अपभ्रंश के रूप में चिड़िया बोलते हैं, राइट, बर्ड्स इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है और इसकी जो बोली है, इसका जो गायन है अपने आप एक मधुर होता है, तो अपने आप एक बड़ा अच्छा माहौल होता है। जब आप कभी कभी सुबह उठते होंगे, गांव अगर आप जाते होंगे, तो चिड़ियों की जो चहचहाट होती है, जो गौरैया की या कोयल की जो आवाज होती है, निश्चित रूप से आपके मन उनको क्या करती होगी, मोहित कर देती होगी। लेकिन कुछ वर्षों में इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, आप जानते होंगे इसको। इसके ऊपर, स्पैरो के ऊपर, अगर आप शायद जानते होंगे, गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय जहां से मेरी शिक्षा हुई है, एमएससी हुई है वहां से मेरी, ईवीएस में, एनवायरमेंटल साइंस में, वहां पर एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर दिनेश चंद्र भट्ट, और उनके शिष्य हैं डॉक्टर विनय शेट्टी सर। इन्होंने, इन दोनों लोगों ने स्पैरो पर, वर्ड जो है गौरैया पर एक व्यापक स्तर पर जो है इन्होंने रिसर्च की है अपने आप में, कि किस प्रकार से गौरैया जो है अपना प्रजनन करती है। ये जब बोलती है तो ये किस प्रकार से इसकी जो बोली होती है, इसकी जो वो किस प्रकार से इसका वाइब्रेशन होता है, किस प्रकार से ये अपने जो नर और मादा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, आखिर क्या बोली होती है, टोन क्या होती है। उन्होंने बड़ी व्यापक स्तर पर जो है इस पर रिसर्च की है, प्रोफेसर दिनेश चंद्र भट्ट। कभी आप वेबसाइट पर सर्च कीजिएगा, उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी हो जाएगी। और इनके जो शिष्य हैं, यानी कि जो प्रोफेसर दिनेश चंद्र भट्ट हैं, जिन्होंने इनके अंडर में ही, सर के अंडर में पीएचडी किया था, इन्होंने इस स्पैरो के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है। आप जानते होंगे कि जो गौरैया होती है, इसको संरक्षण के लिए जो है घोंसले बनाए जाते हैं लकड़ी के, आप जानते हो कुछ इस प्रकार से, जहां पर इसमें छोटा सा होल होता है, और इसमें जो है इसको घरों में लोगों के जो है टांग दिया जाता है, पार्कों में, पेड़ों पर। ठीक है, बहुत सारे घोंसले जो है बना बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट दरअसल विनय शेट्टी सर जो है लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। एक व्यापक स्तर पर जो है वर्ल्ड स्पैरो पर जो है, यानी कि इस स्पैरो के लिए वो व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ये दरअसल पर्यावरण के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम कर। और कभी अगर आपको पर्यावरण के क्षेत्र में अगर पीएचडी करनी हो या फिर एमएससी करनी हो, तो आप गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय हरिद्वार जो कि अवस्थित है, आप वहां से पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी है आपके लिए। ठीक है, तो वहां पर इस पर व्यापक स्तर पर रिसर्च की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बर्ड्स के अलावा जो बटरफ्लाई होती है, आपकी तितली होती है, वहां पर भी अच्छी रिसर्च इसकी होती है। चलिए आगे। गौरैया छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पक्षी है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि इकोसिस्टम जो हमारा होता है, इसको बैलेंस करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीटों की संख्या को बढ़ने नहीं देते हैं, इसको जो है क्या करते हैं, इसको बैलेंस इसका बना के चलते हैं गौरैया, क्योंकि इनका भोजन वही होता है। ठीक है, इसके अलावा गौरैया परागण, ठीक है, और बीज प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारण है कि परागण एक इंपॉर्टेंट जो है इसके लिए कार्यों में आ जाता है। और अगर गौरैया नहीं होगी तो निश्चित तौर पर परागण नहीं होगा और बीज प्रसार नहीं होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अन्य फसलों पर जो है इसका इंपैक्ट पड़ेगा निगेटिव। उनकी उपस्थिति जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को बढ़ाती है, जिससे वह ग्रामीण और शहरी दोनों पारिस्थितिक तंत्रों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अंग जो है बन जाती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर गौरैया अवेलेबल हैं तो निश्चित तौर पर पारिस्थितिक तंत्र यानी जो हमारा इकोसिस्टम होगा क्या होगा, बैलेंस होगा, और बायोडायवर्सिटी क्या होगी, रिच होगी। तो बायोडायवर्सिटी चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र की हो, दोनों के लिए क्या है, आवश्यक है। तो निश्चित तौर पर जहां एक और गौरैया इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है, तो वहीं दूसरी ओर यह बायोडायवर्सिटी को रिच करने का भी कार्य करती है। इसलिए गौरैया हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवेश के लिए क्या है, अति आवश्यक है। ठीक, चलिए। इसके अलावा गौरैया के तेजी से लुप्त होने के कारण, हालांकि कई सारे कारण हैं, मैंने बताया आपको। अगर आप बात करेंगे सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग, इसमें क्या होता है, बहुत तेजी के साथ जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं वो इससे जनरेट होते हैं, और ये दरअसल गौरैया के लिए क्या है, व्यापक स्तर पर हानिकारक हैं। ठीक है, आप इसके अलावा जानते होंगे टेक्नोलॉजीज जो बढ़ रही हैं आजकल लगातार, खासकर जो फोन टेक्नोलॉजी है, इसका भी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और इसी पर आधारित एक फिल्म बड़ी अच्छी थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, इसी बर्ड्स के ऊपर, कि किस प्रकार से जो है बर्ड्स जो है इन नेटवर्क के चक्कर में आकर के जो है किस तरीके से नुकसान जो है उनको हो रहा है। वो मूवी मुझे ध्यान नहीं आ रही है, वो आप लोग देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उस मूवी को देखते हुए। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन,
जितना तेजी के साथ अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। जो घर पहले हुआ करते थे, जहां पर घोंसले चिड़िया बनाती थी, वो नहीं बना पाती हैं। तो इनके स्थान, जो इनके हैबिटेट था, जो इनके रहने का स्थान था, वो क्या हो रहा है, छिन रहा है। इससे भी इनकी संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे करके कम होती हुई चली जा रही है। ठीक है, ये भी अच्छा। पहले क्या होता था, घर खुले खुले होते थे, तो आराम से चिड़िया लोग आती थी, अपना जहां कहीं भी देखा अपना स्थान, वहां पर अपना बना लिया घर। लेकिन अब क्या होता है, लोग घर बनाते तो उसको इतना पैक कर लेते हैं अपने आप में कि खुद ही वो चिड़िया बन जाते हैं अपने आप में। मतलब चिड़िया, आजकल लोग घर नहीं बना रहे हैं, आजकल लोग चिड़िया घर बना रहे हैं अपने आप में। कभी कभी आप लोग देखा होगा, किसी का ये गेट लगा हुआ है, ऐसे गेट, अब ऊपर तो स्पेस होता है, तो लोग क्या करते हैं, यहां भी लोहे के ग्रिल लगा देंगे, यहां भी ग्रिल लगा देंगे लोहे के। अरे भाई, इससे अच्छा है कि जेल में जाकर रह लो, सिंपल सी बात है, अगर इतना ही सुरक्षा रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रमुख कारण है जिसकी वजह से गौरैया जो है अपना स्थान नहीं ढूंढ पाती है, अपना घर नहीं ढूंढ पाती है, और इनको जो है नुकसान होता है। ठीक है, तो जब भी आप घर बनाए तो कम से कम इतना स्थान जरूर रखें कि जहां पर कोयल हुआ, कबूतर हुआ, गौरैया हुआ, वो कम से कम अपना घोंसला जाकर बना सकें। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को ध्यान देनी है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन ने भी इनको नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा कीटनाशकों के इस्तेमाल से कीटों की संख्या कमी आई है। जो भी इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड का अगर आप एग्रीकल्चर लैंड में अगर आप उपयोग करेंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट क्या होंगे, कम होंगे। इंसेक्ट कम होंगे तो क्या होगा, गौरैया को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इनका भोजन वही है। तो यह भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा कौवों और बिल्लियों की बढ़ती मौजूदगी और हरियाली की कमी ने भी समस्या को और बढ़ा दिया है, और इन कारकों और जीवन शैली में बदलाव के कारण गौरैया के अस्तित्व पर क्या हो गया है, संकट आ गया है। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से दरअसल गौरैया जो है विलुप्त की कगार पर आ चुकी है, और लुप्त होने के प्रमुख कारणों में से ये प्रमुख कारण जो है आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यह भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण जो है अभियान है जो गौरैया को बचाने के लिए चलाए गए हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षणवादी जगत किंखा बुवाला द्वारा शुरू की गई गौरैया मुहिम है, गौरैया बचाओ मुहिम है। चेन्नई में कुडगुल ट्रस्ट द्वारा एक और उल्लेखनीय पहल की गई है, जिसमें क्या किया गया है, इस संगठन ने स्कूली बच्चों को गौरैया के घोंसले बनाने में शामिल कर दिया है। और ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये लकड़ी के जो है घोंसले बनाते हैं, और जो है व्यापक स्तर पर इस पर काम किया जाता है। 2020 से लेकर 2024 तक ट्रस्ट ने 10,000 से ज्यादा जो घोंसले बनाए हैं, जिससे गौरैया की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और अभियान है कर्नाटक के मैसूर में अर्ली बर्ड अभियान। ठीक है, अर्ली बर्ड अभियान भी बच्चों को पक्षियों की दुनिया से परिचित कराता है अपने आप में। तो ये भी क्या है, कुछ पहल ऐसी हैं जो गौरैया के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो ओवरऑल अगर आपने देखा तो क्या प्रमुख कारण थे इसके, कब दिवस मनाया जाता है, कब दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी, लुप्त होने के इसके क्या प्रमुख कारण हैं, ये सब आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब आप लोग के सामने एक सुंदर सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, आज हमने गौरैया दिवस के बारे में पढ़ा, तो आप लोग क्या काम करिएगा, एनवायरमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है, आप लोग जो है बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के टॉपिक को क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है बायोडायवर्सिटी हमारी रिच होनी चाहिए, किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए क्या कुछ चीजें जरूरी होती हैं। तो आज ही जो है इसी टॉपिक के साथ में आप लोग इकोसिस्टम और साथ ही साथ में बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जितने महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनकी भी लिस्टिंग आज ही कर लीजिएगा। ये मैं आज आपको टास्क देता हूं, जब आप सुबह सुबह पढ़ते हो करंट अफेयर्स तो मैं आपको टास्क देता हूं, ठीक उसी प्रकार से आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग महत्वपूर्ण दिवस, इसके अलावा बायोडायवर्सिटी का चैप्टर और इकोसिस्टम आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग के सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप इसका उत्तर मुझे दीजिएगा कि कब विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको यहां पर और प्रेषित कर देता हूं, आप लोग प्लीज जाइएगा नहीं। देखिए, पीसीएस का आप लोग एग्जाम देते होंगे तो डिकोड एग्जाम के माध्यम से पीसीएस के लिए 2-3 कोर्स चलते हैं, या पीसीएस में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई अगर आपको लगता है डाउट है, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपको चाहिए, या कोई स्टडी है मुझसे आपको समझनी है, पर्सनली आपको बात करनी है मुझसे, बुक लिस्ट पूछनी है, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, या पीसीएस में अगर आपको डिकोड एग्जाम का एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली जो है मेरे नंबर पर आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप डायरेक्टली जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 8604492001। ठीक है, ये जो है क्या है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहां पर आप लोग जो है सीधे जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 8604492001। ठीक है, आप डायरेक्टली इस पर जो है कॉल कर लीजिएगा और सीधे जो है मुझसे बात कर लीजिएगा, अगर आपको आरओ में पीसीएस में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आती है तो।
अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पीसीएस के लिए हमारे पास 3 प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही यहां महत्वपूर्ण है। एक हमारा प्री का टेस्ट सीरीज चलता है, प्री का टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या कराते हैं, 12,000 प्लस प्रश्नों को कराते हैं, जिसमें एक टॉपिक एक दिन में 25 क्वेश्चन, अगले दिन 2 टॉपिक से 50 क्वेश्चन, और संडे को 50 क्वेश्चन का आपका टेस्ट कराया जाता है करंट अफेयर्स का, राइट। तो इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, 1-1.25 घंटे में आप टॉपिक को तैयार कर लेंगे और शाम को जो है टेलीग्राम पर आप इसका टेस्ट दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट हमारा टेलीग्राम पर रन करेगा, ठीक है, एक बात। दूसरा, इसके अलावा पीसीएस मेंस का भी हम लोग टेस्ट चला रहे हैं, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारी है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पीसीएस पे फोकस है और अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, आपके पढ़ाई करने का कोई मूल्य नहीं है। अभी मेरे पास बहुत सारे कोर्स हैं जिनका प्री निकल गया पीसीएस का, लेकिन उनका मेंस बिल्कुल नहीं रेडी है। तो ऐसे प्री करने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्री होने का फायदा तभी है जब आपका पीसीएस का मेंस का कंटेंट रेडी हो और आपने एक लेवल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ पढ़ाई की है, तो भी कोई मूल्य आपके पढ़ाई का नहीं रहेगा। तो आंसर राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आंसर राइटिंग बेस्ट से भी आप जो है जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली जो है 10 क्वेश्चन लिखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा पीसीएस का हमारा फाउंडेशन कोर्स भी चलता है, ठीक है। यहां से भी आप चाहे तो पूरे कोर्स को ले लीजिएगा, जहां पर आपको पीसीएस प्री का टेस्ट, मेंस का टेस्ट आपका, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी, डेली क्विज आपका, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको हर विषय के प्रॉपर प्री प्लस मेंस इंटरव्यू, तीनों स्तर की गाइडेंस आपको प्रॉपर कराई जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी आपको, निबंध कराया जाएगा, सीसैट कराया जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है उसको भी कराया जाएगा। यानी कि फाउंडेशन कोर्स में एक तरीके से प्रॉपर तरीके से सभी चीजें आपको कराई जाएंगी। और अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, ऐसे में आपकी सारी की सारी फीस भी हम लोग एज ए रिवार्ड जो है आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और पीसीएस का बेस्ट लेने पर ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बाहरी स्रोत पर आपकी जो डिपेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मींस कि आपको किसी अन्य पुस्तक पर आपको निर्भरता आपकी नहीं रह जाएगी, यानी कि किसी और बुक को आप पढ़ें, ऐसी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स रहेगा हमारा पीसीएस का, वो आपके लिए क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा आरओ एआरओ के भी हमारे कई प्रकार के कोर्सेज चलते हैं, टेस्ट सीरीज चलते हैं। आप चाहें तो आरओ के कोर्सेज से भी जो है हमारे जुड़ सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी सूचना थी जो आपको देनी थी। आई होप कि आपको चीज समझ आ रही होगी। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली आप मुझसे 8604409201 पर डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई महत्वपूर्ण सूचना। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है कि विश्व गौरव दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर बाकी हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और हां, डेली मॉर्निंग में मेरे द्वारा आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। डेट ऑलरेडी पीसीएस की तो पहले से अनाउंस हो चुकी है और आरओ की अभी 2-3 दिन पहले अनाउंस हो चुकी है। तो आप लोग यानी कि कल अनाउंस हो चुकी है, तो आप लोग जो है लगातार तैयारी करते रहिए और डेली सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़ना ना भूलिएगा, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।